गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 11th का ज्योग्राफी का आर्ट्स में जो चैप्टर है 15वां महासागरीय जल का संचलन, तो उसके पहले 3 टॉपिक हो चुके थे। तो आज हमारा सेकंड जो लेक्चर है इसमें हम क्या करते हैं, ज्वार भाटा के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। तो 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर जितने ज्वार और भाटा आते हैं उसे हम ज्वार भाटा के प्रकार से नाम से जानते हैं। तो इसमें मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि ज्वार भाटा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अर्धदैनिक ज्वार, दूसरा होता है दैनिक ज्वार और तीसरा होता है मिश्रित ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार कौन सा होता है कि एक दिन के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे दिन के अंदर 2 छोटे और 2 बड़े या 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं, तो इसे हम अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं कि आधा दिन का एक और पूरे दिन का दूसरा है दैनिक ज्वार। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जब सूर्य इसको अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ से क्या है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, यहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। तो अगर इन दोनों को हम ये कहें कि एक ही दिन में एक ही टाइम पे आए तो इसे दैनिक ज्वार भी कहा जाता है कि इसको 2 न मानकर हम एक मानते हैं क्योंकि एक ही टाइम पर होता है। तीसरा होता है मिश्रित ज्वार। ऐसे ज्वार और भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। अब ज्वार और भाटे की ऊंचाई में भिन्नता होती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूर्य की जो दूरी है वो चंद्रमा से कम होती है, कि चंद्रमा की दूरी ज़्यादा है तो चंद्रमा इसको अपनी ओर आकर्षित कम कर पाता है, सूर्य ज़्यादा करता है, तो इनमें जो ऊंचाइयाँ हैं उनके में फ़र्क आ जाता है, तो इसे मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कि ऊंचाई के आधार पर ज्वार और भाटा। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की ऊंचाई की स्थिति के अनुसार जो हमारे ज्वार भाटा है उनमें अंतर आता रहता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, उच्च और बृहद ज्वार, और दूसरा है निम्न और लघु ज्वार। अब उच्च ज्वार कब आते हैं या बृहद ज्वार कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा के दिन सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी के ऊपर, ये चंद्रमा के ऊपर सीधा पड़ता है। चंद्रमा की एक साइड है जो हमें पूरी की पूरी चमकती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ तक क्या है कि प्रकाश पृथ्वी के ऊपर भी आधे के ऊपर पड़ेगा, तो इधर दिन होगा, इस साइड रात होगी, तो हमें रात के समय क्या है पूरा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब उस दिन पूर्णिमा है। अब जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो क्या है, ये पृथ्वी को चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है और सूर्य अपनी तरफ खींचता है, तो जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा असर करता है। तो उस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर ज्वार और भाटा आने वाले हैं वो बृहद आने वाले हैं। दूसरा है निम्न और लघु ज्वार भाटा। अब निम्न और लघु ज्वार भाटा किस टाइम होता है, तो इसमें जब अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या कब होती है कि जैसे ये हो गया सूर्य, दूसरा यहाँ पर है मून या चंद्रमा, और तीसरा इधर आ गई अर्थ, कि जब तीनों एक लाइन में होते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर पूर्ण रूप से गिरा तो यहाँ से चंद्रमा आधा चमकता हुआ दिखाई देगा और आधा चंद्रमा काले रंग का बिना चमकता हुआ दिखाई देगा, और सूर्य का सीधा आगे जाने के बाद प्रकाश यहाँ पर भी पूरा पड़ता है। तो जो पृथ्वी के ऊपर से जो हमारा चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इस साइड चमक नहीं है चंद्रमा के अंदर, क्योंकि जो सूर्य है वो अकेला इस साइड से ही इसको चंद्रमा को चमक दे रहा है। तो ये होगी अमावस्या। आप अमावस्या के दिन क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चंद्रमा का और सूर्य का पृथ्वी को एक साइड से ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इस दिन क्या है, जब एक साइड से करेंगे तो ज्वार और भाटा छोटे आते हैं क्योंकि ये अपनी तरफ पानी को ज़्यादा नहीं खींच पाते, सिर्फ एक तरफ से खींचेंगे तो यहाँ से भी कम जो पानी नीचे की तरफ बैठेगा, दूसरी तरफ से भी कम बाहर की तरफ निकलेगा, सिर्फ एक साइड से निकलता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये ज्वार निम्न प्रकार का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ज्वारीय धारा, कि जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई एक खाड़ी है समुद्र के पास, तो इसमें क्या है, ज्वार आने से ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ज्वार आता है तो जो समुद्र का पानी है वो जब इस लेवल तक पहुंच गया, तो इधर ये खाड़ी थी, इसके अंदर पानी क्या है समुद्र का जाना शुरू हो गया। और जब भाटा आता है तो भाटा आने से पानी जब इतना नीचे तक बैठ जाएगा, क्योंकि ये अगर हम इसे समुद्र लेवल मानते हैं, सी लेवल मानते हैं, तो ज्वार आने से पानी इतना ऊपर उठेगा और भाटा आने से इतना नीचे जाएगा। तो जब भाटा आता है तो उसी खाड़ी का पानी समुद्र के अंदर आना फिर से शुरू
जब ज्वार आता है तो वो पानी खाड़ी के अंदर वापिस जाना शुरू हो जाता है। तो ये होती है ज्वारीय धारा। नेक्स्ट है ज्वारीय भित्ति, कि जब ज्वार किसी नदी के संकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है, जो नदी है उसका छिछला या संकरा या पतला मुहाना, तो तरंगे क्या है, तरंग के विरुद्ध नदी जल में एकत्रित होना तथा नदी जल के घर्षण के कारण ज्वारीय तरंग का अगर भाग खड़ा दिखाई देता है। अब क्या है, इसी प्रकार से जब कोई एक नदी है और नदी का पानी इसके अंदर आ रहा है, समुद्र लेवल में गिरेगा, तो जब ज्वार आने से ये पानी क्या है वापिस जाना शुरू करता है, तो इसकी जो शीर्ष है वो यहाँ से खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि जब कोई हम हवाएं या मिट्टी कोई एकदम से आगे बढ़ती है या पानी एकदम से किसी तरफ चलता है, तो उसका मुंह थोड़ा सा वहाँ से खड़ा होकर और आगे की तरफ चलने लगता है। तो ये हमेशा आगे की तरफ चलता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका शीर्ष खड़ा है या खड़ा दिखाई देता है। तीव्र चोंच वाली है जो ज्वार श्रृंग जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है, इसे ज्वारीय भित्ति कहते हैं। उगली नदी में ज्वारीय भित्ति प्राय आती रहती है, क्योंकि जितनी बार ज्वार आएगा उतनी बार ये जो श्रृंग है या जो भित्ति है ये बनेगी। अब नेक्स्ट है हमारा ज्वार और भाटा का महत्व, की ज्वार भाटा का महत्व क्या क्या है। तो ज्वार भाटा के निम्नलिखित लाभ है। नदमुखों पर स्थित बंदरगाहों तथा साधारण जहाज नहीं पहुंचते जो नदमुख बंदरगाहों के ऊपर, किंतु ज्वार के आने से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कोई एक नदी है और नदी या तो पतली है या उसमें क्या है कि पानी कम है, तो नदी के अंदर वो जो है जहाज है पानी वाले वो नहीं चल सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं उस टाइम की कि जब ज्वार आते हैं, तो ज्वार आने से क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है वो नदी की तरफ चलने लगता है, नदी का जो पानी का लेवल है वो ऊंचा हो जाता है और उसमें पानी भी ज़्यादा हो जाता है। तो जो जहाज है वो नदी के अंदर आराम से चल पाते हैं। तो नदियों से समुद्र के अंदर जाने के लिए वो ज्वार आने का इंतजार करते हैं, किस टाइम ज्वार आएगा, हम जो समुद्र के अंदर एंट्री करेंगे या समुद्र से नदी के अंदर एंट्री करेंगे। तो पहला तो कारण ये था। दूसरा है मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और भाटे के साथ सुरक्षित तट पर लौट आते हैं। कि जब समुद्र के अंदर क्या है कि ज्वार आता है उस टाइम पानी ज़्यादा होता है तो वो अंदर समुद्र में चले जाते हैं, और जब भाटा आता है तो वहाँ पर उसका लेवल भी कम हो जाता है और उनके पास भी वजन होता है, क्योंकि उन्होंने जो मछली पकड़ रखी है ज़्यादा वेट होने के कारण वो क्या है डूबने का डर नहीं रहता और तट के पास वापस बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है ज्वार भाटे की वापसी। लहर समुद्री तट पर बसे लोग तथा सारी गंदगी और प्रदूषण जल को समुद्र में बहा कर ले जाती है। जो लोग समुद्र के तट पर बसे हुए हैं तो वो क्या अपना कूड़ा कचरा अपनी समुद्री तटों के ऊपर डाल देते हैं। ज्वार आने से पानी ऊपर उठता है तो वो अपनी जो गंदगी थी जो समुद्र के तट पर उसे उठाकर समुद्र अपने अंदर मिक्स कर लेता है ज्वार आने से, और जब भाटा आता है तो वो सारी अंदर चली जाती है। नेक्स्ट आगे है कि ज्वार भाटा की लहरें वापिस जाते समय कई समुद्री वस्तुएं जैसे शंख घोंके आदि किनारे पर छोड़ जाती है। अब समुद्र के अंदर क्या है, शंख होते हैं, घोंके होते हैं या कोई अन्य कीमती चीज है जो समुद्र के अंदर ऊपरी तरफ तो तैर रही होती है, तो वो क्या है जब ज्वार आता है तो पानी किनारों के ऊपर आगे बढ़ता है, तो वहाँ आने के बाद वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। भाटा आते हैं पानी वापस चला जाता है और वो कीमती चीज समुद्र के किनारे पर रह जाती है, जिससे किनारे पर रहने वाले लोग उनका यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिशील रहता है जिससे वह जल साफ रहता है। अब जैसे कि ज्वार आता है और भाटा आता है तो पानी आगे पीछे होता रहता है, तो क्या है उसके समुद्र के अंदर जैसे कि अगर हम बात करें किसी एक तालाब कुएं या किसी अन्य जोड़ की, तो उसमें क्या है जहाँ पर पानी का लेवल बना रहता है लास्ट में वहाँ पर जो काई है वो जमा हो जाती है, वहाँ पर निशान पड़ने लगते हैं, उसी के नीचे क्या है जो पानी गंदा हो जाता है उसे निशान भी छप जाते हैं, पानी जमने लगता है। लेकिन जैसे कि समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा आता रहता है, पानी ऊपर नीचे होता रहेगा तो उसमें पानी जमेगा नहीं, गंदगी भी नहीं जमेगी और जो पानी है वो भी साफ रहेगा और किनारे भी साफ रहेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है कि ज्वार के समय ऊपर चढ़े हुए जल को बांध बनाकर भाटे के साथ ऊंचाई में गिराकर विद्युत बनाई जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि किसी जगह पे एक समुद्र का लेवल है, समुद्र का लेवल जो बना हुआ है तो इसके पास एक क्या था कि एक बांध बना दिया कुछ इतना ऊंचा, तो क्या है कि जैसे इतना ऊंचा बांध बनाने से जब ज्वार आया तो ज्वार आने से पानी ऊपर चढ़ता है, पानी ऊपर चढ़ता है तो जैसे कि पानी यहाँ तक पहुँच गया इसके किनारे तक, तो जो समुद्र का पानी था उसे इस बांध के अंदर डाल दिया। तो बांध के अंदर डालने से पानी का लेवल क्या है यहाँ तक जो ये बांध है ये भर गया। अब जैसे ही पानी लेवल में पहुंचा सी लेवल में, उसके बाद आया भाटा, भाटा आने से जो पानी इतना नीचे चला गया तो यहाँ पर एक टरबाइन लगा दी जाती है जो एक घूमने वाला पंखा, और इसके अंदर यहाँ पर एक नली लगा देते हैं। नली लगाने से क्या है जो पानी इसकी
जो टरबाइन या पंखे के ऊपर गिरता है तो पंखा घूमता है, टरबाइन घूमती है, उससे क्या है कि पीछे जो मोटर लगी होती है, अल्टरनेटर लगा होता है, उससे बिजली बनना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ज्वार व भट्टे से बांध बनाकर उसमें बिजली बनाने का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय धाराएं, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।